स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट, जेपीएम कॉलेज छपरा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। सर्वप्रथम तो आपके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं भी कि आप स्वस्थ रहें। आज का जो क्वेश्चन है वो है कांग्रेस के नरम दल या उदारवादी दल 1885 से 1905 ईस्वी के नीतियों एवं कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या करें। आज के लेक्चर का क्वेश्चन कांग्रेस के नरम दल या उदारवादी दल के नीतियों एवं कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या करें। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ और कांग्रेस के गठन के संबंध में विभिन्न धारणाएं थी, लेकिन हमें इन धारणाओं पर बात नहीं करनी है। कांग्रेस के गठन 1885 से 1905 ईस्वी के काल को अधिकांश इतिहासकारों ने नरम दल या उदारवादी दल या लिबरल कहा है। वस्तुतः यह नाम जो है इतिहासकारों ने कांग्रेस के नीतियों, कार्यक्रम एवं रणनीति के आधार पर दिया है। अगर हम पूरे देखते हैं तो नरम दल का जो समय सीमा है वो 1885 से 1905 ईस्वी है। गरम दल का जो टाइम पीरियड है वो 1905 से 1918 ईस्वी तक है और उसके बाद गांधी युग आ जाता है 1919 से 1947 ईस्वी तक। लगभग सभी इतिहासकार जो है ये नरम दल या उदारवादी दल या लिबरल की बात करते हैं। गर्म दल या उग्रपंथी दल या उग्रवादी दल 1905 से 1918 ईस्वी की बात करते हैं और गांधी युग 1919 से 1947 की बात करते हैं। अब कांग्रेस के जो प्रारंभिक या संस्थापक सदस्य थे वो सारे सदस्य जो है उनमें से अधिकांश नरम दल के नेता थे। जैसे WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 1886 में अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयब जी ये 1887 में अध्यक्ष बने। फिरोज शाह मेहता ये बम्बई प्रांत के एक कद्दावर नेता थे तथा नरम दल में भी कद्दावर नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में अध्यक्ष बने। महादेव गोविंद राणे आरसी दत्त 1921 ईस्वी में अध्यक्ष बने। तो ये इनमें से बहुत सारे नेता। एक नाम हमें और यहाँ जोड़ना है, तिलक। इस समय तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब हम ये देखते हैं कि इन नरम दल के नेताओं की जो कार्य प्रणाली थी, इन कार्य प्रणाली के आधार पर, इनकी रणनीतियों के आधार पर इतिहासकारों ने इनको नरम दल या लिबरल या उदारवादी दल कहा। अब नरम दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम देखते हैं तो पहला उद्देश्य जो कि ये पहला उद्देश्य था संपूर्ण देश के हितों की रक्षा करना। प्रारंभिक नरम दल के सभी नेताओं ने अपने इस उद्देश्य को कहीं सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का गठन ही किया गया था एक राष्ट्रीय मंच के रूप में और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। तो ये अंडरस्टूड या एक सर्वमान्य बात था कि कांग्रेस की जो पहली नीति थी वो संपूर्ण देश के हितों की रक्षा करना था। दूसरा उद्देश्य था ये केवल कुछ रियायतों की मांग करते थे, कुछ सुधारों की मांग करते थे, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता या स्वशासन या डोमिनियन स्टेट की। ये सिर्फ सुधार चाहते थे। तीसरा, विधान परिषद में सुधार। ये विधान परिषद अर्थात गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद, फिर प्रांतीय विधानमंडल और गवर्नर के कार्यकारी परिषद में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की नियुक्ति चाहते थे ताकि
विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति होगी तो भारतीयों के हित के संबंध में कानून और कार्यक्रम बनेंगे। चौथा, शासन और प्रशासन में भारतीयों की अधिकाधिक नियुक्ति चाहते थे। इनका ये मानना था कि शासन पे ब्रिटिश राज जो है, ब्रिटिश राज अच्छी व्यवस्था है, अच्छा शासन है और ये कभी भी अंग्रेजी राज का विरोध नहीं किए, बल्कि ये अंग्रेजी राज को बेहतर मानते थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजी शासन प्रशासन अर्थात सैन्य और असैन्य, चाहे न्याय हो, पुलिस हो या राजस्व व्यवस्था हो या सैन्य व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं में जितने भी प्रशासनिक अंग्रेजों की सिस्टम थी या न्यायिक सिस्टम थी, उनमें भारतीयों के अधिकाधिक नियुक्ति किया जाए ताकि भारत पर होने वाले जो खर्च है उसमें कमी आएगी। इसके साथ ही भारतीयों को लोक प्रशासन के कार्यों में ज्यादा दक्ष होने का मौका मिलेगा। अब जो 5वां नंबर है न्यायिक पुलिस प्रशासन में सुधार। चूंकि न्यायिक पुलिस प्रशासन का गठन जो है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक ढंग से की गई थी और यह न्यायिक और पुलिस प्रशासन जो है यह सिर्फ ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए गठित की गई थी, न कि भारतीयों के लिए। यद्यपि विभिन्न कानूनों के द्वारा ये दिखाया गया कि भारत में विधि की समता है, लेकिन ये विधि की समता का सिद्धांत उस समय समाप्त हो जाता था जब कोई यूरोपियों और भारतीयों का मसला आता था। उस समय सारी विधि की व्यवस्था, विधि की समता जो है अलग कर दी जाती थी और यूरोपियों को विशेषाधिकारों की रक्षा की जाती थी, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद में देखते हैं। फिर देखते हैं कि भूमि कर के संयत करना। चूंकि 1757 ईस्वी और 1764 ईस्वी में प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद में 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसके उपरांत निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा कर उछला गया और इस कर के उछलने के कारण किसान दिन प्रतिदिन गरीब हो गए और जो बंगाल, जो कि कभी पूरे भारत का अनाज उत्पादन करती थी, वो अकाल के एक निरंतर दौर में समा गए और भूमि कर के कारण किसान जो है कृषि कार्य को छोड़ के पलायन करने लगे, मजदूर बन गए। 7वां नंबर है भारत सरकार पर भारी सैन्य असैन्य व्यय। जैसा कि हम 1858 में देखते हैं कि 1858 में भारत सचिव और उनके 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई थी और उनकी समस्त कार्यों का वेतन भत्ते का व्यय जो भारत सरकार पे किया गया था। विदेश में जो युद्ध होते थे उन युद्धों की पूर्ति भी भारत के ही कोष से किया जाता था। तो ये सैन्य असैन्य जो थे इस पे भारत सरकार का व्यय होता था और ये जो व्यय होता था जिसका पूर्ति भारत के लोगों पर कर लगा कर किया जाता था। 8वां नंबर था कि प्राथमिक, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। लगभग प्रत्येक नरम दल के नेताओं ने कहा कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था अपनाई जाए, भले ही ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ही हो, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के साथ में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को भी विस्तार किया जाए। 9वां नंबर है कृषक और मजदूरों की स्थिति में सुधार हो। ये सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान सर्वाधिक जो क्षति पहुंची वो कृषक और मजदूर वर्गों को पहुंची, जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती है। 10वां है करों में कमी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने राजस्व कर के अतिरिक्त कई प्रकार के और कर लिए जाते हैं, जिसमें नमक कर, आयकर और निर्यात कर। हमें जानते हैं कि ब्रिटिश इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई थी और इस औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश से आने वाले माल पर आयात शुल्क कम लगाया जाता था, लेकिन भारतीयों द्वारा उत्पादित विशेषकर सूती के वस्त्र के कपड़ों पर इंग्लैंड में जब भेजा जाता था तो इस पर निर्यात शुल्क ज्यादा लगाया जाता था, जिसके कारण से सूती वस्त्र उद्योग लगभग बंद हो गए। और इस नमक कर के विरोध में हम देखते हैं कि 1929 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च भी हुआ। 11 नंबर था कि भारतीय जनपद सिविल सेवा। भारतीय जनपद सिविल सेवा की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मानी जाती है, जिसको सिविल सेवा का जनक कहते हैं। और यह भारतीय जनपद सिविल सेवा जो थी ये अंग्रेजी सरकार की एक चौखट थी, इस्पात की चौखट, और इस इस्पात को चौखट को भेदना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसमें एक समस्या ये थी कि इस जनपद सेवा में अधिकांश जो अधिकारी थे उसमें से 95% अधिकारी जो थे वो अंग्रेज थे। भारतीयों की मांग थी कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही इंग्लैंड में जो परीक्षा होती है वैसा ही परीक्षा भारत में भी हो। लॉर्ड लिटन ने तो प्रतिक्रियावादी नीति के तहत भारतीय जनपद सिविल सेवा की परीक्षा को उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जिसके कारण से भारतीयों में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। यहाँ तक कि एस एन बनर्जी
जी को मामूली से भूल के कारण भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। ये सारी बातें जो है भारतीय जनमानस पर और इस नरम दल के नेताओं पर ये प्रमुख मांग थी। अब हम आते हैं कि क्या आंदोलन की रणनीति। वस्तुतः आंदोलन की रणनीति के आधार पर इनके नामों का हम करते हैं। अब आंदोलन की रणनीति पहला देखते हैं कि संवैधानिक विधि। आंदोलन की रणनीति के तहत ये सिर्फ संवैधानिक विधि का इस्तेमाल करते थे, मतलब उग्रपंथियों की तरह या बाद में जो क्रांतिकारी हुए सशस्त्र क्रांतिकारी उनके समान ना ही स्वदेशी बहिष्कार या अन्य सारे विकसित कार्यक्रम अपनाते थे, बल्कि ये संवैधानिक अर्थात विधि के अनुसार ही काम करते थे और आवेदन प्रत्यावेदन में विश्वास रखते थे। दूसरा कि अंग्रेजी राज के समर्थक थे। जितने भी अधिकांश जो उदारवादी नेता थे, इनका मानना था कि अंग्रेजी राज अच्छी व्यवस्था है जो हमें एक बेहतर शासन प्रशासन में ढालना चाहती है, इसलिए अंग्रेजी राज का रहना आवश्यक है। और इसके साथ ही वो विभिन्न, यहाँ तक कि कई अधिवेशनों में अध्यक्ष ने अध्यक्षीय मन से भी अंग्रेजी राज के समर्थन में और महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ के समर्थन में गुण गाया। तीसरा प्रार्थना, और ये देखते हैं कि प्रार्थना, याचना और प्रतिवाद की नीति, ये सारी की सारी नीति जो थी ये रिक्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े पिटीशन बना के भेजते थे और ये सुधार की मांग करते थे। लास्ट में प्रतिवाद करते थे, जब नहीं मिलता था तो उस पर आक्षेप करते थे। चौथा नंबर था सुधारवादी नीति। मैंने पहले ही कहा था कि नरम दल के अधिकांश नेता, नरम दल का प्रमुख लक्ष्य था कि वो प्रशासन में ब्रिटिश राज व्यवस्था में सुधार चाहते थे, न कि स्वशासन या पूर्ण स्वराज। इसी कारण से अरविंदो घोष ने नरम दल के उदारवादी और रणनीतियों की तीव्र आलोचना की। यहाँ तक कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे भिक्षाटन की नीति कहा तथा ये कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मांगने से नहीं मिल सकता है। अब हम आते हैं कि इस आंदोलन की कमियां। इस आंदोलन की कमियों में सबसे पहला कमियां ये थी कि ये आंदोलन जो था ये शहरी और शैक्षिक पृष्ठभूमि की थी, ये नगरीय पृष्ठभूमि में थी और इनके जो अधिकांश प्रतिनिधि थे वो विभिन्न नगर के आते थे, यानी उनका ग्रामीण जुड़ाव या अधिकांश जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। दूसरा था कि जन आंदोलन में तब्दील नहीं कर पाए। शुरू में जितने भी अधिकांश जो नरम दल के नेता थे उनका जन आंदोलन में कोई विश्वास नहीं था, बल्कि वह गिने चुने ही शहरी पृष्ठभूमि के व्यक्ति ही काम करते थे और इन कार्यक्रमों को या तो कह सकते हैं कि उनका आम जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था। वो जन आंदोलन को तब्दील नहीं कर पाए, जैसा कि बाद में महात्मा गांधी या तिलक जी के व्यक्तिगत विचारों से भी देखा जाता है। तीसरा आता है कि अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासन के समर्थक थे। इनकी कमियां थी कि अंग्रेजी शिक्षा और प्रशासन के समर्थक थे और ये भारतीय आचार व्यवहार के बजाय अंग्रेजी आचार व्यवहार रहन सहन को ज़्यादा प्रश्रय देते थे। ये क्राउन के राजभक्त थे, यानी ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सम्राट के राजभक्त थे। उन्होंने हर मंच से ब्रिटिश शासन प्रशासन की तारीफ की। यहाँ तक कि 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में इनके लिए जब कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था तो ये एक गार्डन पार्टी का भी इन लोगों के लिए आयोजन किया गया था। लेकिन 1888 के बाद में सरकार की जो रणनीति थी वो कांग्रेस के प्रति बदल गई और अब वो कांग्रेस को अपना दुश्मन धीरे धीरे मानने लगी। पांचवा था कि कृषक, मजदूर और आम जनता की उपेक्षा किया, मतलब इनकी अधिकांश जो मांगे थी वो शहरी शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थी, वकीलों से जुड़ी हुई थी, शासन प्रशासन, डॉक्टर, इंजीनियर से जुड़ी हुई थी। कृषकों और मजदूरों की मांग कम थी। अब ये आते हैं कि इनकी सफलताएं। ये हम जानते हैं कि नरम दल, चूंकि 1885 से 1905 ईस्वी के काल को नरम दल कहा गया। अब यहाँ इनकी सफलताएं क्या थी कि कांग्रेस को शैशवा अवस्था से रक्षा करना। ये हम जानते हैं कि जिस स्थिति में कांग्रेस का गठन हुआ था उस स्थिति में यदि प्रारंभिक नरम दल के उदारवादी नेता नरम नीति को नहीं अपनाते तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। जिस प्रकार से छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते थे, उसी प्रकार से नरम दल के नेताओं ने कांग्रेस की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी राज का समर्थक होना का ढोंग किया या यह दिखलाया कि वो अंग्रेजी राज के समर्थक थे। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा में कहा कि जो हम बड़े बड़े पिटीशन भेजते हैं और ये गवर्नर या संसद को भेजते हैं, ये संसद के नाम से जरूर भेजते हैं, लेकिन इसका मूल मकसद होता है भारतीय जनमानस को प्रेरित करना। ये पिटीशन जनता के लिए होता है ताकि जनता अपने मुद्दों को समझे, जन जागरूकता लाए।
दूसरा हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो रक्षा की गई थी, ये कांग्रेस बाद में राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा, और देखते हैं कि इसी कांग्रेस के प्रयासों के द्वारा, यानी अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के प्रयासों के द्वारा 1947 में भारत आजाद भी होता है। तीसरा था कि कांग्रेसी नेताओं की अगली पीढ़ी को ये तैयार किया। इन नरम दल के नेताओं ने जब कांग्रेस की अगली पीढ़ी के नेता, जिसको हम उग्रपंथी कहते हैं, इनके लिए एक व्यापक मंच तैयार किया ताकि वे इस पर आए और भारतीय स्वतंत्रता रंगमंच पे अद्भुत प्रदर्शन करें। और उन्हीं के आधार पर बाद में उग्रवादी या गांधी जी ने एक बेहतर आधार के आधार पर मंच तैयार किया। चौथा नंबर आते हैं आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में धन बहिर्गमन की नीति। इसके द्वारा ये बताया गया था कि दादा भाई नेहरूजी ने धन बहिर्गमन की नीति या थी भारत के बेकारी गरीबी का मूल कारण जो था वो अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी, और इस धन बहिर्गमन की नीति के कारण ये साबित किया कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है, यानी भारतीयों का खून ब्रिटिश शासन चूस रही है। पांचवा था इनकी सफलताओं में कि 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित करवाया, जिसके द्वारा निश्चित तौर पर विधानमंडलों में भारतीयों को कुछ, हम यहाँ देखते हैं कि दादा भाई नेहरूजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, और इन्होंने ये सिद्धांत इंडियन पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दिया, और बाकायदा इन्होंने प्रमाणित किया, ये आंकड़ा दिया, जिसका बाद में रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समर्थन भी किया। दादा भाई नेहरूजी के नीतियों का समर्थन रमेश दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख नेताओं ने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस के नरम दल या उदारवादी दल की जो नीतियां थी वो तत्कालीन परिस्थितियों में सही थी। यदि वो ऐसा नीति अपना नहीं आता थे तो शायद कांग्रेस आज उस अस्तित्व में नहीं रहती जो बाद में नजर आता है। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू। यहाँ एक बात हमें ये ध्यान देना है कि कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों ने एक नई प्रतिक्रियावादी की, और सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट भी चलाया। इसके साथ में ही बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जो सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं, इनको भी कांग्रेस के विरोध में खड़ा करने का प्रयास किया। और डफरिन ने तो यहाँ तक कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक सूक्ष्म दलों का गठबंधन बताया, कुछ भ्रष्ट और क्षुब्ध कर्मचारियों का संगठन बताया। ओके, थैंक यू।